तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था लॉरेंस फोर्स क्या होता है। बताइए एक बार लॉरेंस फोर्स के बारे में क्या जानते हैं आप? क्या होता है लॉरेंस फोर्स? एडिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स। किस कंडीशन में? किस कंडीशन में? कब लगता है लॉरेंस फोर्स? कब लगता है लॉरेंस फोर्स? बोलो बोलो। सर जब चार्ज मूव करता है। जब चार्ज मूव करता है, कहाँ पे मूव करता है? गार्डन में? कहाँ पे नहीं move सर, करता है? तो मान लिया ये चार्ज मेरा, ये मेरा क्यू चार्ज है, ठीक है, मेरा ये है। हाँ, अगर ये मूव करने लग जाएगा तो उस पर लॉरेंस फोर्स लगेगा। बोलो बोलो बोलो, बताओ भाई। चार्ज जब मूव अपन है, चार्ज मूव करेगा तो क्या उस पर लॉरेंस फोर्स लगेगा? बताओ, कल बताया था इसकी कंडीशन थी। क्या थी कंडीशन? कि जब चार्ज इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है, दोनों की प्रेजेंस में जब मूव करता है चार्ज, तब उस पर लॉरेंस फोर्स लगता है। भाई F इज इक्वल टू क्या होता है हमारा इलेक्ट्रिक फोर्स? Q इंटू ई। Q क्या है? चार्ज का मैग्नीट्यूड। E क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं होगी तो इस पे फोर्स कैसे लगेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड होना जरूरी है ना। साथ ही हमने कहा था ये तो था इलेक्ट्रिक फोर्स, एक था हमारा E ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। क्या थी उसकी वैल्यू? Q इंटू बी इंटू बी। Q क्या था? मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। V क्या था? वेलोसिटी ऑफ चार्ज। B क्या था? मैग्नेटिक फील्ड। अब अगर आप मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं लगाओगे तो फिर इस पे मैग्नेटिक फोर्स कैसे लगेगा? आप कह रहे हो कि चार्ज मूव कर रहा है, Q और V की बात कर रहे हो, Q और V की बात कर रहे हो, भाई साहब E और B का अंग है। समझ रहे हो चीज? तो मतलब क्या हुआ कि जब कोई चार्ज इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तब उस पे लॉरेंस फोर्स लगता है, तब उस पे इलेक्ट्रिक फोर्स भी लगता है और मैग्नेटिक फोर्स भी लगता है। उन दोनों का जो टोटल सम होता है वही सम हमारा नेट फोर्स कहलाता है और उसी को हमने क्या नाम दिया था? लॉरेंस फोर्स दिया था। So whenever there is a electric field and a magnetic field are present and charge is moving under the electric and magnetic field, then the total charge applied on that, the total force applied on that charge is equal to individual sum of electric force and the magnetic force. That force is combinedly called as a Lorentz force. आया समझ में? ये छोटी छोटी चीजें इनको ध्यान रखो, रटना नहीं है। फॉर्मूले से आपका कंसेप्ट क्लियर होगा, कंसेप्ट से आपके फॉर्मूलेज बनेंगे। चलिए बढ़ते आगे, आज का टॉपिक लेते हैं। आज का टॉपिक है कि अगर हमारा चार्ज जो है वो मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है तो किस तरह से उसके अंदर चीजें जो है वो वेरी करती है, किस तरह से उसके अंदर फोर्स जो है वो अप्लाइड होता है। फॉर एग्जांपल किसी कंडक्टर के अंदर, ये हमारा एक कंडक्टर वायर है जिसकी लेंथ जो है वो L लेंथ है, जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो A है, एक क्रॉस सेक्शनल एरिया है, L लेंथ है। इस कंडक्टर वायर के अंदर चार्ज जो है वो मूव कर रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये हो गई हमारी मैग्नेटिक फील्ड, ये हो गई हमारी मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो यहां से मैग्नेटिक फील्ड हमारी जा रही है, ये सारी की सारी क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है बी। इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A है और लेंथ L है और इसके अंदर Q चार्ज जो है पर यूनिट एरिया के अंदर, देखिए इसके अंदर पर यूनिट वॉल्यूम, सॉरी पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर N चार्ज पार्टिकल्स प्रेजेंट है जिसपे इंडिविजुअली चार्ज की वैल्यू कितनी है? Q वैल्यू है। तो मतलब इसके पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर टोटल चार्ज कितना है? NQ चार्ज है। भाई N इज द नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल, Q इज द वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन अ सिंगल पार्टिकल। और ये जो हमारी क्वांटिटी है किस में ले रहे हैं हम? पर यूनिट वॉल्यूम में ले रहे हैं। तो पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर हमारे टोटल चार्ज की वैल्यू कितनी हो गई? N इंटू Q हो गई। एग्री कर पा रहे हो आप? एग्री कर पा रहे हो? यस सर। चलिए, तो हमने क्या पढ़ा था कल? हमने ये पढ़ा था कि किसी
चार्ज पे मैग्नेटिक फोर्स डी मैग्नेटिक फील्ड में अगर v वेलोसिटी से मूव करता है तो टोटल चार्ज q से अगर हम मल्टीप्लाई कर दे तो हमारे पास टोटल मैग्नेटिक फोर्स आता है। पढ़ा था हमने कल ये कि भाई इस पे जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, ये जो चार्ज इस पे मूव करेगा, इस कंडक्टर में चार्ज मूव करेगा, L लेंथ है इसकी, A क्रॉस सेक्शनल एरिया है, B मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, तो इसमें मैग्नेटिक फोर्स कितना लगेगा? टोटल चार्ज। यहाँ पे ये जो Q है ये किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? टोटल। इसको कैपिटल कर देते हैं मोर सिग्निफिकेंट, QVB। Q क्या है हमारा? टोटल चार्ज। टोटल चार्ज Q क्या है हमारा? टोटल चार्ज। तो मुझे बताइए, अगर पर यूनिट वॉल्यूम में NQ चार्ज है तो इस पूरे कंडक्टर के अंदर कितना चार्ज होगा? फाइंड आउट कीजिए। 1 मिनट का टाइम है आपके पास। पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर चार्ज जो है वो है NQ। तो इस पूरे कंडक्टर में जिसकी L लेंथ है और A क्रॉस सेक्शनल एरिया है, कितना चार्ज होगा? कैपिटल Q की वैल्यू क्या होगी अगर इसके पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर NQ चार्ज है? बताइए। पार्थ गेहलोत का जवाब आया है ALNQ। ALNQ और आपका जवाब जो है वो है बिल्कुल सही। अब क्या कोई मुझे जस्टिफाई कर सकता है कि पूरे कंडक्टर के अंदर टोटल चार्ज की वैल्यू ALNQ कैसे आई? कम ऑन, फटाफट फटाफट, टाइम बहुत जल्दी निकलता है। क्या कोई जस्टिफाई कर सकता है? बोलो बाबा। टोटल चार्ज QALNQ कैसे आया? सर पर यूनिट NQ है ना? हाँ, पर यूनिट वॉल्यूम में कर दिया। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। देखिए, पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर हमारा कितना है? NQ चार्ज है। तो अगर इसे हम टोटल वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हमारे पास टोटल चार्ज Q आ जाएगा। अब टोटल वॉल्यूम कितना होगा? एरिया इंटू लेंथ। भाई एरिया इंटू L जो होगा वही तो हमारा टोटल वॉल्यूम बताएगा। कैसे? एरिया की यूनिट क्या होती है? मीटर स्क्वायर। लेंथ की यूनिट क्या होती है? मीटर होती है। तीनों दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जाएगा? मीटर क्यूब हो जाएगा। यही हमारा वॉल्यूम होता है कि नहीं होता है? भाई ए स्क्वायर हमारे एक स्लिट का एरिया है, जब हम उसे L टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हमारे पास पूरे कंडक्टर का वॉल्यूम आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। रेक्टेंगल के अंदर भी तो हम ऐसे ही निकालते हैं। किसी स्क्वायर या क्यूब ले लीजिए, चलिए क्यूब के अंदर भी हम वॉल्यूम कैसे निकालते हैं? ये L है, ये भी L है और ये भी L है। तो एक सरफेस का सरफेस एरिया कितना हो गया? L स्क्वायर हो गया। जब हम इसे इन सारी पतली सरफेस को मल्टीप्लाई कर देंगे कितने टाइम्स? L टाइम्स, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? L क्यूब। क्या यही इसका वॉल्यूम होता है? ऐसे तो निकालते हैं वॉल्यूम। एक सरफेस का एरिया A है, जब हम उन सारी सरफेसेस को ऐड करते जाए कितने टाइम्स? L टाइम्स, तो क्या हमारे पास पूरा वॉल्यूम आ जाएगा। तो पूरा वॉल्यूम जो है वो होगा हमारा A इंटू L, और पर यूनिट वॉल्यूम में हमारा चार्ज है N इंटू Q। तो पूरा टोटल चार्ज जो Q होगा वो किसके इक्वल होगा? ALN इंटू Q। तो क्या हम यहाँ पे FM इज इक्वल टू ALNQ, that is the total charge Q, into V is the velocity, into B is the magnetic field, velocity, magnetic field, Q total charge के इक्वल होगा। एग्री कर पा रहे हैं आप? चलिए बताइए, क्या हम वेलोसिटी को ALNQ वेलोसिटी को L/T लिख सकते हैं? बताइए, क्या वेलोसिटी को L/T से लिख सकते हैं? क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि वेलोसिटी का मतलब क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। L/T तो होता है भाई, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? अगर कोई चार्ज यहां से मूव करना शुरू करेगा तो कितना ट्रैवल कर सकता है? L लेंथ तक ट्रैवल कर सकता है। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? L हो जाएगा। टोटल टाइम कितना लग रहा है? T लग रहा है मान लीजिए। तो हमारा वेलोसिटी कितना हो जाएगा? L/T के इक्वल हो जाएगा। अब मुझे एक बात बताइए, क्या हमारे पास ALNQ का मतलब पूरा की पूरा टोटल चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहा है? क्या यहाँ पे हमारा नीचे की तरफ T है, तो क्या इसे हम ALNQ/T लिख सकते हैं? इंटू L
इंटू बी लिख सकते हैं। क्या ये हमारा टोटल चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या टी हमारा टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो क्या हम इसे Q बाई टी इंटू एल इंटू बी लिख सकते हैं। क्या हमारा Q बाई टी किसी और क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है? Q बाई टी क्या होता है? सर करंट। करंट। क्या हमारे पास करंट आ गई? क्या हमारे पास एफ नेट की वैल्यू आई एल बी के इक्वल आ गई? आई एल बी के इक्वल आ गई? आ गई? यस सर। चलिए मुझे एक बात बताइए, अब इसे हम थोड़ा सा और डीप में स्टडी करते हैं और ज्यादा अच्छे से समझते हैं। ये था हमारा कंडक्टर, क्या करंट की डायरेक्शन और लेंथ जो है वो दोनों एक ही प्लेन में होंगे, एक ही लाइन में होंगे? भाई ये लेंथ है हमारा, इसी लाइन पे हमारा चार्ज जो है वो मूव करेगा और इसी लाइन पे हमारा करंट की वैल्यू भी होगी। तो क्या हम करंट और डिस्प्लेसमेंट या फिर क्या हम करंट और वेलोसिटी की डायरेक्शन को सेम कंसीडर कर सकते हैं? पर यूनिट चार्ज के लिए, पॉजिटिव चार्ज के लिए, क्या जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज मूव करता है उसी डायरेक्शन में करंट भी मूव करती है? भाई करंट की डायरेक्शन क्या होती है? अपोजिट डायरेक्शन टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कहां से कहां मूव करता है हमारा? नेगेटिव से पॉजिटिव। तो करंट की डायरेक्शन क्या होती है? पॉजिटिव से नेगेटिव। अगर हमारा कोई पॉजिटिव चार्ज होगा तो वो भी कहां से मूव करेगा? पॉजिटिव से नेगेटिव। तो क्या हमारा पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन ही करंट की डायरेक्शन होती है? यस सर। तो क्या हमारा L के कारण जो वेलोसिटी v है उसकी डायरेक्शन और I की डायरेक्शन सेम होगी? तो हम यहाँ पे I और L की डायरेक्शन को सेम कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन व्हाट अबाउट द मैग्नेटिक फील्ड? तो देखिए साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट करके ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पे क्या कंक्लूड किया कि जब भी कंडक्टर को हम परपेंडिकुलर रखते हैं मैग्नेटिक फील्ड के, जब भी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखते हैं तो चार्ज पे मैग्नेटिक फोर्स जो है वो मैक्सिमम लगता है। और जब भी हम कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल प्लेस करते हैं, तो इस पे लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स जो है वो होता है जीरो मतलब कि मिनिमम। तो इन दोनों ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे क्या आप बता सकते हैं कि I और L का यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा B के साथ, या I और L का, भाई I और L तो एक ही चीज है, इनका मैग्नेटिक फील्ड के साथ डॉट प्रोडक्ट होगा? दोनों में से कौन सा मोर कन्वीनियंट है? सर क्रॉस प्रोडक्ट। चलिए अब जस्टिफाई करके बताइए कि क्रॉस प्रोडक्ट क्यों होगा। क्रॉस प्रोडक्ट क्यों होगा? इन दोनों ऑब्जर्वेशन से आपने कंक्लूजन निकाला कि सर यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट नहीं क्रॉस प्रोडक्ट होगा। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई? ऐसा क्यों? आपने कैसे इस कंक्लूजन पे मोहर लगा दी कि ये सही होगा? डॉट प्रोडक्ट क्यों नहीं हो सकता सही? फाइव मिनट्स बचे हमारे पास, 3 मिनट्स मुझे एक्सप्लेन करने के लिए चाहिए, आपके पास 2 मिनट्स है। और कोई भी ट्राई कर सकता है, कोई भी ट्राई कर सकता है, ठीक है? सोचिए फटाफट। करेक्ट एक्सप्लेन। वेक्टर, हाँ क्या वेक्टर? साइन कंपोनेंट। ओके चलिए, अब बोल के बताते तो ज्यादा बेहतर रहता है, बट ठीक है चलिए समझते हैं। ध्यान से देखिए यहाँ पे, जब भी ये परपेंडिकुलर होते हैं, मतलब एंगल थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री होता है, तो आउटपुट हमारा मैक्सिमम आता है।
परपेंडिकुलर होता है मतलब कि क्या हो गया, एंगल 90 डिग्री हो गया। एंगल 90 डिग्री पे आउटपुट कितना आ रहा है, मैक्सिमम आ रहा है। और जब ये पैरेलल होते हैं तो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, और 0 डिग्री पे आउटपुट कितना आ रहा है, मिनिमम आ रहा है। दोनों अप्लाई करके देख लेते हैं। पहले लेते हैं हम डॉट प्रोडक्ट, तो एफ एम इज इक्वल टू हो जाएगा आई एल डॉट बी, मतलब कि आई एल बी कॉस थीटा। रखते हैं cos 90, cos 90 कितना होता है, cos 90 कितना होता है, 0। आई एल बी इंटू 0। आई एल बी को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आउटपुट कितना आएगा, 0 आएगा। तो क्या 90 डिग्री पे आउटपुट 0 आ रहा है, क्या 90 डिग्री पे आउटपुट 0 आ रहा है, आउटपुट क्या आ रहा है, मैक्सिमम आ रहा है, मैक्सिमम आ रहा है, 0 नहीं आ रहा, मिनिमम नहीं आ रहा, मैक्सिमम आ रहा है। तो क्या cos थीटा यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है, नो सर। नो सर। चलिए इस कंडीशन में लगा के देखते हैं। इस कंडीशन में लगाते हैं एफ एम इज इक्वल टू आई एल बी, अगर डॉट प्रोडक्ट है तो आएगा cos थीटा। cos थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है, 0। cos 0 कितना होता है हमारा, 1 होता है। 1 हमारा आई एल बी cos 0, एफ एम इज इक्वल टू आई एल बी इंटू 1 दैट इज इक्वल टू आई एल बी। इसका मतलब कि मैक्सिमम वैल्यू, क्या हमारी 0 डिग्री पे मैक्सिमम वैल्यू आ रही है, नहीं आ रही है। इसका मतलब cos थीटा यहाँ पे काम नहीं करेगा। cos थीटा काम नहीं करेगा मतलब डॉट प्रोडक्ट यहाँ पे काम नहीं करेगा। क्रॉस प्रोडक्ट को ट्राई करते हैं, हिडन ट्रायल मेथड लगाते हैं, cos थीटा को जगह sin थीटा लगा के देखते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट लगा के देखते हैं क्या होता है। एफ एम इज इक्वल टू आई एल बी sin थीटा। sin थीटा 90 डिग्री, sin 90 कितना होता है, 1 होता है। तो क्या एफ एम इज इक्वल टू आई एल बी इंटू 1 दैट इज इक्वल टू आई एल बी। क्या हमारे पास मैक्सिमम आउटपुट आ रहा है sin 90 पे, sin 90 मतलब कि 90 डिग्री थीटा पे। क्या थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री पे मैक्सिमम आउटपुट आ रहा है, जी हाँ आ रहा है। किस केस में आ रहा है, जब हम sin थीटा ले रहे हैं। पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। दूसरी कंडीशन देखते हैं। दूसरी कंडीशन में क्या है, 0 डिग्री पे आना चाहिए मिनिमम, लगाते हैं। sin 0 कितना होता है हमारा, 0 होता है। sin 0 का आउटपुट भी कितना आएगा हमारा, 0 आएगा। क्या आउटपुट हमारा मिनिमम आ रहा है 0 डिग्री पे, जी हाँ आ रहा है। कब आ रहा है, जब हम sin थीटा कंसीडर करें। और sin थीटा कब कंसीडर करते हैं, जब हम क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं। तो क्या यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट जस्टिफाई कर रहा है इस इक्वेशन को, इस ऑब्जर्वेशन को, इस कंक्लूजन को, ठीक है। तो लिख देते हैं यहाँ पे एफ एम की जो वैल्यू है वो होगी आई एल क्रॉस बी के इक्वल, या फिर हम लिख सकते हैं एफ एम इज इक्वल टू आई इंटू एल इंटू बी साइन थीटा। और यहाँ पे थीटा किस किस के बीच में है, मैग्नेटिक फील्ड और करंट की डायरेक्शन के बीच में है। मैग्नेटिक फील्ड और करंट की डायरेक्शन के बीच में एंगल को बता रहा है। तो क्या एफ एम इज इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा हो जाएगा, जी हाँ बिल्कुल हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसे याद रखिएगा। इस डेरिवेशन को 10 बार प्रैक्टिस कीजिएगा। ये डेरिवेशन आपका एग्जाम में डायरेक्ट उठ के भी आ जाता है, और इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल भी डेफिनेटली एक ना एक आपको देखने को मिल ही जाएगा। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। अगली क्लास में हम देखेंगे कि अगर कोई चार्ज जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव कर रहा है तो क्या होगा, ठीक है। इस लेक्चर को 2-3 बार देखना, इस डेरिवेशन को 5-7 बार करना खुद से। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। मिलते हैं अगली क्लास में।